बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, एक तो तस्कीर कर ले, पिछले वीलॉग में मैंने आपको बताया था कि सब्ज़ियों की कीमतों में इजाफे की जो वजह है वो सैलाब है। सैलाब एक वजह है, लेकिन इससे ज़्यादा बड़ी वजह यह है कि हमारे बॉर्डर्स इस वक्त बंद हैं और हमारे अफ़गानिस्तान और इंडिया के साथ ताल्लुकात ख़राब होने की वजह से जो इस सीज़न में हमें सब्ज़ियाँ मिलती थी ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान से, वो सिलसिला भी रुका हुआ है। अफ़गानिस्तान को भी इसका बहुत इशू हो रहा है क्योंकि बॉर्डर बंद है, दोनों तरफ ट्रेड नहीं हो रही। आपके बहुत सारे फल, बहुत सारी चीज़ें अफ़गानिस्तान से आती हैं, इसी तरह पाकिस्तान से बहुत सारी चीज़ें अफ़गानिस्तान जाती हैं, तो ये मार्केट के ऊपर इसका असर पड़ता है और वो हम होता हुआ देख रहे हैं। लिहाजा एक छोटी सी तस्हीह थी, वो मैंने आपके सामने रख दी। पहली खबर ये है कि इमरान खान साहब को जो ऑफ़र की गई है अभी, उसकी असल कहानी सामने आना शुरू हो गई है। देखिए, एक तो ये है कि तारिक फजल चौधरी साहब अचानक ही आउट ऑफ द बॉक्स आए। उन्होंने आकर कहा नहीं जी, वो इमरान खान साहब की पार्टी लिख कर दे और वो ये कहे कि इमरान खान साहब बनी गाला जाना चाहते हैं तो हम उन्हें बनी गाला शिफ्ट कर देंगे। उसके बाद जब पूछा गया राणा सनाउल्लाह से तो उन्होंने कहा जी हमें कोई एतराज़ हुकूमत को नहीं होना चाहिए अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस तरफ बढ़ती है तो। अब जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके पास इस हवाले से कोई खबर नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। तो मामला क्या है? मामला ये है कि इमरान खान साहब को ये ऑफ़र कोई संजीदगी से नहीं दी गई, लेकिन ये इस बात को इन्होंने कन्फर्म कर दिया कि पहले भी ये ऑफ़र दी गई थी और अब एस्टेब्लिशमेंट के साथ होने वाले मुज़ाकरात की एक कहानी शेर अफजल मरवत साहब ने भी सुनाई है। मैं ये सारी चीज़ें आपके सामने रखता हूँ, लेकिन अभी ये ऑफ़र क्यों है ये ज़रा समझ लें। मौजूदा हुकूमत को पूरी कोशिश करने के बावजूद इमरान खान साहब के बयानिए का कोई तोड़ मिला नहीं। ज़मीन आसमान एक कर लिया, सारा कुछ करके देख लिया, इंडिया के साथ जंग हो गई, अफगानिस्तान के साथ जंग हो गई, सब कुछ करके देख लिया। अल्टीमेटली हर चीज़ के बाद इमरान खान साहब की मकबूलियत पहले से ज़्यादा हो जाती है। तो इमरान खान साहब की मकबूलियत ज़्यादा इसलिए है, जो आम आदमी पाकिस्तान का बार बार कह रहा है कि वो हार नहीं मान रहा, वो शिकस्त तस्लीम नहीं कर रहा। इमरान खान डट कर खड़ा है, वो जेल काट रहा है लेकिन अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा। वो कहता है मुल्क के लिए बात करनी है जिसने, वो आकर बात कर लो। अब यहां से इमरान खान साहब लीड ले जाता है नवाज शरीफ से और शहबाज शरीफ से और बाकी लोगों से, जरदारी से, बहुत सारे और सियासतदान। में किस किस का नाम लूं, शर्मिंदा नहीं करना चाहिए ये, क्योंकि बड़े बड़े नाम है इसलिए मैं ले लेता हूँ हर दफ़ा। ये अस्पतालों में चले जाते थे, बैरून मुल्क इलाज के लिए चले जाते थे, लेकिन इमरान खान साहब नहीं जा रहे। अब यहां मामला फंसा हुआ है, तो इन्हें कोई कागज़ चाहिए ऐसा जिसको ये लाकर दिखाएं। देखें जी, इमरान खान तो कहता है मुझे बनी गाला जाने दो। ये देखें जी, उसकी पार्टी उसके बगैर तो सांस नहीं लेती, उसकी मर्जी के बगैर। ये कैसे इमरान खान के लिए रिलीफ मांग रहे हैं, फिर दें या ना दें, इमरान खान को गंदा करने का एक मौका इनको मिलेगा। और देखें, इमरान खान को जब बनी गाला जाना होगा ना, तो वो फिर हुकूमत से बात नहीं करेगा। वो इमरान खान को जो लोग ऑफ़र करते हैं वो उन्हीं से बात करेगा, और ये ऑफरें पहले हो चुकी हैं। शेर अफजल मरवत साहब ने एक कहानी सुनाई और इसके बारे में डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने भी इसका एक जवाब दिया। पहले आप ये सुन लें कि शेर अफजल मरवत साहब की जो कहानी, जो उन्होंने एक टीवी चैनल पे आसमा शिराजी साहबा को सुनाई, वो क्या है। वो कहते हैं जी, 3 नवंबर को मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ था। 4 रुकनी कमेटी थी, अली अमीन गंडापुर, बैरिस्टर गौहर, मोहसिन नकवी और राणा सनाउल्लाह। ये 2 पॉलिटिकल लोग इधर के थे, 2 पॉलिटिकल लोग उधर के थे। बाद में एक मौका पर मैं भी शामिल हो गया। अच्छा, खुद को भी बीच में रख लिया शेर अफजल मरवत साहब ने। तो हुकूमत, एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान कुछ चीज़ें तय हो गई, जिसमें इमरान खान की रिहाई भी शामिल थी। वज़ीर दाखिला ने अपना जहाज़ बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ को दिया और वो अटक गए ताकि मामला आगे बताए जा सकें। 25 नवंबर को बैरिस्टर गौहर को जेल भेजा गया, जहां इमरान खान ने वीडियो रिकॉर्ड करवाना थी। वीडियो में इमरान खान ने यह कहना था कि वर्कर मेरी रिहाई होने तक संजानी पर ठहर जाएं। सब सेटल था, यहां तक कि इमरान खान से डिस्कशन हुई कि वीडियो जेल की सुलाखों के बाहर से बनाई जाए या फिर उनके अंदर से, जेल के अंदर से बनाई जाए। ये कह रहे हैं शेर अफजल मरवत। बैरिस्टर गौहर से वीडियो बनाने के लिए मोबाइल मांगा गया, तो उन्होंने कहा कि मोबाइल जेल में नहीं लाया, इजाज़त नहीं है। जेल के एक अहलकार ने कहा कि ये मेरा मोबाइल है, इस पर वीडियो बना लें। इमरान खान ने कहा कि मुझे इन पर शक है, कहीं ये मेरी वीडियो टेम्पर ना कर दें। फैसला हुआ कि बैरिस्टर गौहर सुबह मोबाइल लाएंगे और पैगाम रिकॉर्ड होगा, और फिर इसी रात को रेंजर्स वाला वाकया हो गया। रियासत के इस वक्त तक कोई अज़ाइम नहीं थे जब तक कि रेंजर्स वाला वाकया नहीं हुआ। रियासत किसी किस्म का तसादुम नहीं चाहती थी, इसलिए हर किस्म की कंप्रोमाइज़ पर आ चुकी थी, मगर वाकये के बाद सब खत्म हो गया। ये डील थी, इसके तहत सुबह इमरान खान की रिहाई होनी थी। अच्छा जी, ये कह रहे हैं शेर अफजल मरवत साहब। इसमें लॉजिकली 1-2 चीज़ें मिसिंग है।
एक तो रेंजर्स वाला वाकया सारी दुनिया जानती है और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट उसी वक्त से ये जानती थी कि वो वाकया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं किया। वो रेंजर्स के जवान एक जगह से निकले और वो जिस तरह वो हादसा हुआ वो बंदा भी पकड़ा गया और उसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक भी नहीं था। एक तो ये लॉजिकल नहीं लगता मरवत साहब की बात, और दूसरा मरवत साहब उसके अंदर शामिल हो गए मुज़ाकरात में, वो कैसे? अब गिल साहब का जवाब दें। गिल साहब क्योंकि इन सारी चीज़ों का हिस्सा थे, शहबाज गिल साहब, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक इम्पॉर्टेंट आदमी है। इमरान खान साहब के साथ रहे वो इतने साल तक, और इमरान खान साहब ने उन पर इतना एतबार किया कि बहुत सारे लोगों पे नहीं किया जब वो इक़्तिदार में थे। तो शहबाज गिल साहब जो है वो जितना जानते हैं चीज़ों को कम लोग जानते हैं, और इनसाइड भी वो बहुत ज़्यादा जानते हैं, और आजकल उनकी ज़रूरत भी है क्योंकि वो एक वीलॉग करते हैं और उस वीलॉग के ज़रिए से वो अपनी आवाज़ उठाते हैं या अपनी पार्टी की आवाज़ उठाते हैं, तो उनको ज़्यादा इंफॉर्मेशन भी चाहिए होती है। अब वो ये कह रहे हैं कि झूठ बोल रहा है टाउट, ये सब चौधरी और कंपनी का धोखा था और ये इसमें एक टाउट का काम सरंजाम दे रहा था। खान ने आगे से लित्तर उतार लिया था, जिसके बाद ये जेल के दरवाजे से वापस भाग गया था, अंदर जाने की जरूरत नहीं हुई थी। जिस एक नशिस्त की बात कर रहा है ये तो अंदर नहीं गया था। अच्छा, उस एक जो बातचीत हुई थी उसमें तो ये गया ही नहीं था। ये अब बता रहे हैं कि ये शेर अफजल मरवत का कोई ताल्लुक नहीं, और वो कहते हैं झूठ बोल रहा है, इमरान खान ने ऐसा कोई मुआहदा तस्लीम नहीं किया था। अब नाज़रीन मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। इमरान खान साहब जेल में कौन सी, क्योंकि इमरान खान साहब की बात हो रही है तो ये देखें जेल में वो किताबें कौन सी पढ़ रहे हैं। ये जो किताबें इमरान खान साहब जेल में पढ़ रहे हैं इनके नाम आप देख लें, ये सारी तस्वीरें आपके सामने हैं। इमरान खान साहब ये जो एक पाकिस्तान के हवाले से अल्लामा इकबाल के इकबाल एंड पाकिस्तान मूवमेंट ऑफ ट्रुथ, ये किताब है। एक्सप्लेनिंग इस्लाम्स मिस्टीरियस इंपीरियल एजेंडा, ये भी एक किताब है। और रोज़े के ऊपर किताब है, फिर कुरान करीम के ऊपर एक किताब है, फिर जेरूसलम इन द कुरान, ये किताब जो है ये इमरान हुसैन साहब की किताब है। इमरान हुसैन साहब एक बड़े शानदार स्कॉलर हैं, इनकी 82-83 ईयर्स एज है। मुझे इनका पहली मरतबा तारुफ करवाया औरिया मकबूल जान साहब ने। उन्होंने कहा इनको सुने या इनको पढ़े तो आपको पता चलेगा कि इस्लाम के बारे में इनके कैसे शानदार नज़रियात हैं। तो यहाँ कई किताबें ऐसी हैं इमरान खान साहब की किताबों की तस्वीरों में जो औरिया मकबूल जान साहब ने शेयर की हैं, जो इमरान एन हुसैन साहब ने लिखी हैं। इमरान नज़र हुसैन इनका एक्चुअल नाम है। ये फ़िरका परस्ती के सख्त खिलाफ हैं। ये कहते हैं ना मैं सुन्नी हूँ, ना देवबंदी हूँ, ना वाबी हूँ, मेरा कोई किसी फ़िरके से कोई ताल्लुक़ नहीं है। फिर ये सूफ़ीज़म के बड़े मोतरफ़ हैं और बड़े शानदार मजहबी स्कॉलर हैं, लिहाजा इनकी किताबें भी इमरान खान साहब पढ़ रहे हैं। तो ये किताबें पढ़ने के हवाले से और ये मकबूल जान साहब कह रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब ने सिर्फ इन किताबों का ही मुताला कर लिया तो वो अब इस्लामी इनकलाब का सबसे बड़ा अलमबरदार होगा। देखिए इमरान खान साहब कोई एक तरह की किताबें तो पढ़ नहीं रहे, वो अब तक इतनी किताबें पढ़ चुके हैं जितनी किताबों के किसी को नाम भी शायद याद ना हो। जेल के अंदर उन्हें जितना मौका मिलता है वो उतनी किताबें पढ़ते हैं। बाद औक़ात उनकी किताबें ख़त्म हो जाती हैं तो वो किताबें दोबारा पढ़ना शुरू हो जाते हैं। उनके पढ़ने की रफ्तार भी तेज़ है इमरान खान साहब की, लिहाजा वो हर तरह की किताबें पढ़ के अपने इस टाइम को ज़ाया करने की बजाय बहुत सारा नॉलेज गेन कर रहे हैं, जो हमेशा काम आता है। इंसान किसी भी उम्र में हो, किसी भी स्टेज पे हो, जो इल्म वो हासिल करता है वो उसके काम ही आता है। नादरीन, आसिम मुनीर साहब गए हैं मिस्र के दौरे पर, इजिप्ट, और मिस्र के दौरे पर वो तशरीफ़ ले गए। उस हवाले से ख़बरें बहुत सारी आई हुई हैं, वो ख़बरें मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन क्योंकि अब्राहम अकॉर्ड का आजकल बहुत बात हो रही है कि अब्राहम अकॉर्ड क्या है, एक्चुअली तो ये इसराइल को तस्लीम करना है। ताहिर अशरफी साहब एक इंटरव्यू दे रहे थे, वो ये कह रहे थे कि अब्राहम अकॉर्ड का मतलब इसराइल को तस्लीम करना नहीं है। हालांकि इससे पहले यूएई ने और बहरीन ने जब दस्तखत किए इसी अकॉर्ड पे तो उन्होंने इसराइल को तस्लीम कर लिया इसी के तहत। तो फिर अब वो कैसे कह सकते हैं ताहिर अशरफी साहब कि इसका मतलब इसराइल को तस्लीम करना नहीं है। दूसरा, ताहिर अशरफी साहब कहते हैं कि इसके अंदर कुछ तरमीम होनी चाहिए, उसके बाद इसको अगर दस्तखत कर दिए जाएँ तो वो कोई बुराई नहीं है। साथ उन्होंने कहा 57 इस्लामी ममालिक में से सिर्फ 3 ने अब्राहम अकॉर्ड पर दस्तखत किए हैं। तो मैं बता दूं कि 32 ममालिक पहले ही इसराइल को तस्लीम कर चुके हैं, इनमें तुर्की भी है और दीगर ममालिक भी हैं। फिर उन्होंने कहा जी कि ये हमारी कामयाबी है कि 169 ममालिक ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लिया है। ये वो अपनी कामयाबी करार दे रहे थे। देखें, ये किसी मुसलमान मुल्कों ने ज़ोर नहीं लगाया, ये आलमी सतह पर हमने कोई आवाज़ नहीं उठाई जितनी आवाज़ मगरबी ममालिक ने उठाई है।
ये मगरबी ममालिक के अंदर जो उनकी अवाम है उनका बढ़ता हुआ प्रेशर है। फ़लस्तीनियों की कुर्बानी की वजह से आज बहुत सारे मुल्कों ने फ़लस्तीन को रियासत के तौर पे तस्लीम किया है। जो उनके वहाँ बच्चों की शहादतें हुई हैं और जो इसराइल ने बमबारी की है, उसके रद्द-ए-अमल के तौर पे कई मगरबी ममालिक ने इसराइल को तस्लीम किया। और वो वजह उन्होंने बताई, उनके अपने मुल्कों के अंदर लाखों लोग बाहर निकले, उन्होंने एहतजाज किया। पाकिस्तान की तरह नहीं है कि जो निकला इसराइल के खिलाफ या बमबारी के खिलाफ या फ़लस्तीनियों की रियासत के हक़ में तो उसके ऊपर गोलियां चला दी गई, ऐसा नहीं हुआ। वहाँ पे उन्होंने बर्दाश्त किया, बल्कि आवाम की राय को समझा और उसके बाद उन्होंने तस्लीम किया। तो ताहिर अशरफी साहब ये अपने खाते में डाल रहे थे, लेकिन उन्होंने एक बात की है कि तुर्की की मिसाल देते हुए कि तुर्की इसराइल के साथ तजारत करता है और उन्होंने कहा जी ये कोई मज़ायका नहीं है, आप बातचीत कर सकते हैं, आप ताल्लुकात रख सकते हैं, यानी इस किस्म की बातें उन्होंने की हैं। तो ताहिर अशरफी साहब इशारे दे रहे हैं और ये आपको पता है कि सरकारी मुल्ला हैं सबसे बड़े। अब अगर ये कह रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि काम होने वाला है या करीब है या हो गया है। आसिम मुनीर साहब गए मिस्र में, उन्होंने दौरा किया, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब। वहाँ उन्होंने साबिक मिस्री डिक्टेटर अनवर सादात की कब्र पर हाज़िरी दी। अनवर सादात की कब्र पर उन्होंने फूल चढ़ाए, हाज़िरी दी, फातह ख्वानी की। ये कौन था आदमी? देखिए मिस्र में ना डिक्टेटर रहे लंबे अरसे तक, वहाँ का जो तख्ता था वो उलट दिया गया हुकूमत का और फिर एक डिक्टेटर आया। उसके बाद जमाल अब्दुल नासिर गालिबन वो दूसरा डिक्टेटर आया, फिर तीसरा डिक्टेटर जो है वो ये अनवर सादात आया। लेकिन इस शख्स ने 17 सितंबर 1978 को इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से जो कैंप डेविड का मुआहदा था उसके ऊपर दस्तखत किए थे। और जब इस शख्स ने दस्तखत किए थे ना, उस वक्त इसने कहा था कि आज मैंने अपनी मौत के परवाने पर दस्तखत कर दिए हैं। तो चंद चीज़ें आप याद रखिएगा। जब अनवर सादात ने ये दस्तखत किए थे कैंप डेविड मुआहदे पे और इसराइल को तस्लीम किया था बतौर मिस्र के सदर के, उस वक्त इसराइल का वज़ीर आज़म था मेनाहिम बिगन और अमरीकी सदर था जिमी कार्टर। तो इसराइली वज़ीर आज़म का और अनवर सादात का और जिमी कार्टर का इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। बाद में इस शख्स को कत्ल कर दिया गया और वजह भी यही बनी कि बहुत ज़्यादा रद्द-ए-अमल आ गया उनके मुल्क के अंदर। उन्होंने खुद कहा था कि आज मैंने अपनी मौत के परवाने पर दस्तखत कर दिए। अक्टूबर 1981 में मिस्री फ़ौज के ऑफिसर खालिद और उनके दूसरे 6 सिपाहियों ने इन्हें गोली मार दी और कत्ल कर दिया। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, उस दौर में भी नोबेल पीस प्राइज़ बीच में आया था। जब मिस्र के सदर अनवर सादात ने तस्लीम किया इसराइल को, तो मिस्र के सदर को और इसराइल के वज़ीर आज़म मेनाहिम बिगन को दोनों को अवार्ड दिया गया। अमन का नोबेल इनाम इन दोनों को मिला। जिमी कार्टर ने ये नाम नहीं लिया। आज भी यानी मामलात उधर ही खड़े हैं, इसराइल को तस्लीम करने की बातें हो रही हैं। सदर ट्रंप कह रहे हैं कि इस साल के आखिर तक मैं उम्मीद करता हूँ कि सऊदी अरब तस्लीम कर लेगा। सऊदी अरब ने किया तो फिर पाकिस्तान भी कर लेगा। ये तो फिर कोई कसर रह नहीं जाएगी और पाकिस्तान के अंदर तो तैयारियाँ मुकम्मल हैं जो मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन वहाँ पे और बहुत सारे डिक्टेटर्स हैं और बहुत सारे सदूर हैं जिनकी कब्रें हैं। जमाल अब्दुल नासिर की कब्र है, दीगर। और जमाल अब्दुल नासिर बहुत इंपॉर्टेंट आदमी थे क्योंकि इन्होंने 1948 में भी इसराइल के खिलाफ जंग लड़ी थी। इन्होंने 1967 में भी जब पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भी मिलकर मिस्र के साथ ये लड़ाई की थी तब भी उन्होंने जंग लड़ी थी। पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से डिक्टेटर जमाल अब्दुल नासिर ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, लेकिन क्योंकि अब एक तनकीद इसलिए हो रही है इस दौरे में, ख़ास तौर पे इस कब्र पे हाज़िरी के हवाले से, कि ये जो डिक्टेटर था मखसूस अनवर सादात, इसने इसराइल को तस्लीम किया था। जमाल अब्दुल नासिर वो भी एक डिक्टेटर था, लेकिन उसने इसराइल को तस्लीम नहीं किया था। उसने इसराइल के साथ 2 जंगें लड़ी थी, तो उनकी कब्र पे हाज़िरी हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे कब्र पे हाज़िरी दी गई। बाकी बहुत सारी और एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पे, वो आप तमाम खबरों में देख सकते हैं। वहाँ पे आर्मी चीफ ने जामिया अल-अज़हर के शेख आज़म शेख अहमद अल तैयब से भी मुलाकात की और उनके साथ इस्लामी मामलात और दीगर चीज़ों के ऊपर भी बातचीत की और इस्लाम की मसक शुदा तशरीहात के ख़ात्मे की अहमियत पर भी ज़ोर दिया। लेकिन वो असल चीज़ मैंने आपको बताई जिसके बारे में काफ़ी सोशल मीडिया पे लोग आवाज़ उठा रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के सबसे ताकतवर आदमी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने आज से 2.5 साल पहले कहा था कि मईशत 1 साल में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब 2.5 साल हो गए हैं, पाकिस्तान की मईशत ठीक नहीं हुई। पूरी कोशिश करके देख लिया गया क्योंकि सियासियतों में इस्तेहकाम मईशत को ठीक होने नहीं दे रहा। अब कुछ लोगों को हायर किया जाता है, हर थोड़े अरसे के बाद वो रोला डालते हैं कि मईशत ठीक होने वाली है, थोड़ी देर में ये हो जाएगा, थोड़ी देर के बाद वो ठीक हो जाएगा। ये बार बार कहते हैं। क्या पाकिस्तान में तेल निकलने वाला है?
क्या पाकिस्तान में कोई नई इंडस्ट्री लग रही है? क्या बैरूनी सरमायाकारी पाकिस्तान में बहुत रश लग गया सरमायाकारों का कि वो सरमाया लेकर आ रहे हैं? क्या पाकिस्तान की सियाहत की इंडस्ट्री जो है वो आसमान से जा लगी है? क्या हुनरमंद नौजवानों ने कमर कस ली है? यानी हुनरमंद जितने नौजवान हैं वो तो पाकिस्तान छोड़कर बाहर जा रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर तो ब्रेन ड्रेन हो रहा है। तो किन पैरामीटर्स की बुनियाद पे ये लोग कहते हैं कि पाकिस्तान फ्लाई करने वाला है? सिर्फ इस बुनियाद पे आप नहीं कह सकते कि आपके कुछ कीमती पत्थर आप बेच लेंगे, आपको 4 पैसे आ जाएंगे तो आप अमीर हो जाएंगे। नहीं, ये पैसा माफियाज की जेब के अंदर चला जाएगा, जैसे हमेशा जाता रहा है। पाकिस्तान में 70 साल से मादनियात निकल रही है, पाकिस्तानियों को कुछ नहीं मिला। आइंदा भी 70 साल निकलती रहेंगी, पाकिस्तानियों को कुछ नहीं मिलेगा। पाकिस्तानियों को तभी कुछ मिलेगा जब अवाम के मुंतखब नुमाइंदे पाकिस्तानियों का पैसा पाकिस्तानियों के ऊपर खर्च करना शुरू करेंगे। अदरवाइज ये मईशत खड़ी नहीं होगी, लोगों को एतबार ही नहीं आएगा। और जो ये ज़ियाउल हक की सोच है ना, एक जिसके तहत अभी ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर टिकटॉकर्स ने जाके वहां पे किया, अपील किया, और उस अपील के नतीजे में सियासी गुफ्तगू कैदियों की बंद करवाई, वो फैसला लिया वहां पे। तो याद रखिएगा ये ज़ियाउल हक की सोच थी। अब इस सोच के मुताबिक इमरान खान साहब की मुलाकातें तकरीबन बंद ही हो जाएंगी, इस खदशे का इजहार किया जा रहा है। और इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी आवाज़ उठाई है, उन्होंने अपनी बात की है। यानी ये रूल 265 कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी के फैसले की बहाली और अडियाला जेल इंतजामिया की इमरान खान की मुलाकातें रोकने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक रद्द-ए-अमल दिया है। और वो ये कहते हैं कि ये कानून इमरान खान जैसे कौमी रहनुमा की आवाज़ दबाने और उनके सियासी इजहार को रोकने के लिए बहाल किया गया है। इमरान खान से मुलाकातों के हवाले से अदालत पहले ही वादे कर चुकी है। अब इमरान खान साहब जब भी बात करेंगे किसी से, वो बात बाहर आके रिपोर्ट होगी, वो कहेंगे सियासी बातें करते हैं, हम बात ही नहीं करवाते। इमरान खान ने वहां पे अलिफ लैला की कहानी तो नहीं सुनानी ना, या कोई क्रिकेट के ऊपर कमेंट्री तो नहीं करनी। इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान का सबसे मकबूल सियासी रहनुमा है। जब आप जेल के अंदर कोई भी उन्हें मिलने जाएगा, वो सियासत पे बात करेंगे, सियासी ही बात करेंगे। कैदियों की सियासी गुफ्तगू करने पर पाबंदी, ये इतना गैर जमहूरी इकदाम है कि ज़ियाउल हक जैसा डिक्टेटर ही कर सकता था। या आज ज़ियाउल हक की जो पोती है, रूहानी पोती, वो ये कर सकती हैं। तो ये नादरीन नतीजा निकला इन लोगों को लाने का कि जमहूरियत के हर टूल के ऊपर, यानी ज़ुबान से बोलने के ऊपर भी पाबंदी, और कैदी बात नहीं कर सकता कोई सियासत के ऊपर। अभी नवाज शरीफ कुछ अर्सा पहले कैद था, सारी सियासत उसने जेल के अंदर बैठ कर की। शहबाज शरीफ बतौर कैदी पार्लियामेंट में आता रहा और आकर काफ़ी दिन वहाँ पे अपने सेशंस अटेंड करता रहा, और वो कैदी के तौर पे आता रहा कि ना मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। गिरफ्तार था ना, कैद के अंदर था। लेकिन अब कह रहे हैं जी वो बातचीत नहीं कर सकता, सियासी अब मर्जी है इनकी जनाब। सुहेल अफरीदी और एस्टेब्लिशमेंट की नाज़रीन इस वक्त फुल जिद चल रही है। एस्टेब्लिशमेंट कहती है पहले हमसे मिलो, फिर इमरान खान से मिल लेना। सुहेल अफरीदी कहता है नहीं जी, मैं पहले इमरान खान से मिलूंगा, फिर आपके साथ मिलूंगा। अब ये एक अजीब, और इमरान खान कहेगा तब मिलूंगा। अब ये एक अजीब जिद पकड़ी हुई है एस्टेब्लिशमेंट ने। वो इमरान खान से मिल भी ले तो क्या है, आप तो सारा कुछ सुन लेंगे, आपको पता चल जाएगा। और इमरान खान अगर उसको अलाउ करता है कि जाके एस्टेब्लिशमेंट से बात करो या मिल लो, तो वो आपसे भी मिल लेगा आके। और अगर इमरान खान उसे नहीं बोलेगा तो वो आपको नहीं मिलेगा। अब इन चीज़ों के ऊपर जिद लगा के बैठ जाना, एक सूबे की काबीना ही नहीं चल रही, एक सूबे के अंदर काम रुक रहा है, चीज़ें ख़राब हो रही हैं, एक अजीब किस्म का इंप्रेशन जा रहा है पूरे पाकिस्तान के अंदर। लोगों को पता चल रहा है कि पाकिस्तान में जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को गुरेज करना चाहिए। दिन ब दिन चीज़ें ख़राब होती जा रही, ये चीज़ें इससे ठीक नहीं होंगी, इससे नफरत बढ़ेगी, चीज़ें ख़राब होंगी। क्योंकि यहाँ पे कोई ड्रोन हमले भी रिपोर्ट हुए हैं वज़ीरिस्तान में, और इस हवाले से जुनैद अकबर साहब ने जो खबर दी वो ये कहते हैं, जुनैद अकबर सदर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो ये कहते हैं कि वज़ीरिस्तान और बाजोर के इलाका डमाडोला में मुबैना ड्रोन कार्रवाई की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ। ये कार्रवाई कानून और रियासती ज़िम्मेदारी के तमाम असूलों की खुली तौहीन है। दुख की इस घड़ी में अहल खाना के साथ हैं। फिर उन्होंने बताया जनाब कि इसमें कौन कौन शहीद हुआ, ये आगे उसकी तफसीलात हैं। लंगर खेल वज़ीरिस्तान के बुज़ुर्ग मलक मीर हसान महसूद, जो तहरीक इंसाफ के रुकन कौंसलर उस्मान महसूद के चचा हैं, कल अपने घर पर होने वाले ड्रोन हमले में अपनी 14 साला बेटी समेत शहीद हो गए। ये अलमनाक सानिया ना सिर्फ वज़ीरिस्तान बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए दिल दहला देने वाला है। मज़ीद अफसोसनाक अमर यह है कि आज शोहदा के जनाजे से कबल दोबारा मॉर्टर गोला हमला किया गया, जिसके नतीजे में मज़ीद शहादतों और ज़ख्मियों का खदशा है। अब ये इक़दाम वहाँ पे हो रहे हैं। अब ये सुहेल अफरीदी के लिए एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा था कि इन चीज़ों की FIRs दर्ज की जाए।
तो अब देखना यह है कि सोहेल अफरीदी साहब FIR दर्ज करते हैं, कर पाते हैं, या मामला किस तरफ जाता है। एक खबर नईम अशरफ भट्ट साहब ने दी है। नईम अशरफ भट्ट साहब खबरें लेकर आते हैं सियासी नौयत की। उन्होंने ये कहा कि इमरान खान से कुछ नून लीगी रहनुमा जो हैं वो पैगाम रसानी करना चाहते हैं, कुछ पैगामात पहुंचाना चाहते हैं, और ये तहनीती प्रोग्राम यानी पैगामात है कि चलें इमरान खान साहब हमारे बारे में दिल बुरा ना रखें। यानी ये लोग पहले भी जेले जुले काट चुके हैं, तो इनको आइडिया है और ये डरे हुए हैं कि अगर इमरान खान आ गया तो हमारा क्या बनेगा, लिहाजा इसलिए वो पैगाम रसानी वगैरह कर रहे हैं, पैगाम पहुंचा रहे हैं। अब मेरा ये मानना है कि अगर PMLN के अंदर इतनी कमज़ोरी पाई जा रही है तो फिर आप समझ लें कि यह हुकूमत कहाँ खड़ी है। यानी नून लीग के रहनुमाओं के हवाले से ये खबर आती है कि वो इमरान खान तक खैर सगाली के पैगामात पहुंचा रहे हैं ताकि आने वाले दिनों में उनके लिए मुश्किलात ना हो। तो नून लीग के दिमाग में भी ये बात बैठी हुई है कि जिस वक्त एस्टेब्लिशमेंट बीच में से निकली या अवाम ने एस्टेब्लिशमेंट को बीच में से निकाल दिया, उस वक्त पाकिस्तान पे इमरान खान साहब राज करेंगे, उनकी हुकूमत आ जाएगी। और इमरान खान के आने की सूरत में उनके साथ क्या होगा वो उस बात से पहले से ही डर रहे हैं। मुझे नहीं लगता इमरान खान कोई बदला लेंगे, और लेना भी नहीं चाहिए। ये सियासी उसूल के खिलाफ है। जिन चीज़ों के आप खिलाफ हैं, जो जुल्म और बर्बरियत आपके साथ हो, वो अगर आप करें ना तो ज़्यादा बड़ी ज़्यादती होती है। यानी नवाज शरीफ साहब कहते हैं मैंने बड़ा जुल्म बर्दाश्त किया, तो अब उनकी हुकूमत है और शदीद तरीन जुल्म उनकी हुकूमत में हो रहा है। इसका मतलब है नवाज शरीफ साहब ने कुछ नहीं सीखा। तो मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब जो है उनकी सीखने की सलाहियत इतनी ख़राब है जितनी नवाज शरीफ साहब की है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।